वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के शब्द विचार पर चर्चा करने वाले हैं। ये थ्योरिकल वीडियो होगा, इसके बाद हम एमसीक्यू वीडियोस भी लेकर आएंगे, तो अपना नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शब्द विचार। भाषा की 3 इकाइयाँ होती हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो वर्ण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। और अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो भाषा की केवल 2 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? शब्द और वाक्य। अब भाषा की अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये शब्द होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नोट करते हुए चलिए और याद रखिएगा। देखिए, शब्द को देखते हैं। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बनने वाले सार्थक युग्म को कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बनने वाले जो सार्थक युग्म है उसको शब्द कहा जाता है। अब शब्दों के भेद की बात करें तो देखिए, शब्दों के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो वाक्य में प्रयोग के अनुसार होता है, और दूसरा रूपांतरण, विकार या बदलाव के अनुसार। तीसरा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के अनुसार। चौथा अर्थ के अनुसार, और पांचवा उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत के अनुसार। चलिए इसको आगे देखते हैं। शब्दों के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अब वाक्य में प्रयोग के अनुसार देखिए, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से वो 8 भेद हैं? अगर हम देखें तो संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के ये 8 भेद हैं। अब रूपांतर के अनुसार शब्दों के भेद देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये अधिकारी नहीं होगा, ये अविकारी होगा। ठीक है, अविकारी शब्द होते हैं और एक विकारी शब्द होते हैं। देखिए, विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया। इसी तरह से अगर हम अविकारी शब्दों की बात करें तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए, विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है। अब वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? लिंग के आधार पर हो सकता है, वचन के आधार पर हो सकता है, काल के आधार पर या फिर और कारक के आधार पर भी हो सकता है, तो उनको विकारी शब्द कहते हैं। देखिए, शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। नोट करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, लिंग के आधार पर क्या होगा? लड़का का लड़की हो जाएगा, छात्र का छात्रा हो जाएगा। वचन के आधार पर अगर हम देखें तो लड़की का लड़कियां हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम काल के आधार पर देखें तो देखिए, वर्तमान काल मोहन चलता है, और भूतकाल में अगर हम बात करें तो मोहन चला। उसी तरह कारक के आधार पर देखें तो मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। इसमें मोहन जो है वो कर्ता है, सोहन कर्म है और लिखा क्रिया है। अब जब ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो गई? सोहन ने मोहन को पत्र का जवाब दिया। इसमें सोहन कर्ता हो जाएगा, मोहन कर्म हो जाएगा और दिया या फिर देना जो है वो क्रिया हो जाएगा। देखिए, विकारी शब्दों की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संज्ञा है, फिर सर्वनाम है, फिर विशेषण है और फिर क्रिया है। और उसी तरह अगर हम अविकारी शब्दों को देखें तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर बदलाव नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसे शब्द जो कि लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के उदाहरणों की बात करें तो जैसे कि आज हो गया, कल, जैसे, तैसे, ये शब्द जो हैं ये अविकारी शब्द के उदाहरण हैं। अब अगला अगर हम देखें तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो रूढ़ का अर्थ होता है परंपरागत। तो ये शब्द निश्चित अर्थ रखते हैं तथा दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, अर्थात जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम टुकड़ों में तोड़ें तो उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा, तो उनको रूढ़ शब्द बोलेंगे। जैसे इसका उदाहरण देखें तो फिर नाक है, हरा, सागर, रोग, चावल आदि। इन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, रूढ़ शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्दों की बात करें तो ये शब्द 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। इनका विच्छेद करने पर दोनों शब्दों के निश्चित अर्थ निकलते हैं। तो 2 रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत समस्त संधि भी आएगा, उपसर्ग आएगा और बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी समास के उदाहरण जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो जैसे एक शब्द दिया हुआ है विद्यालय। विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस
आलय। इसमें विद्या शब्द का भी एक निश्चित अर्थ है और आलय शब्द का भी एक निश्चित अर्थ है। तो ये दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना है, इसलिए ये यौगिक शब्द होगा, याद रखिएगा। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न करते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बहुब्रीहि समास के शब्द जो हैं वो आते हैं। बहुब्रीहि समास हम जानते हैं वो तीसरे अर्थ को व्यक्त करता है। तो जैसे इसका अगर हम उदाहरण देखें तो देखिए, चारपाई है, लंबोदर है। लंबोदर का क्या अर्थ होता है? लंबा उदर वाला या फिर लंबा पेट वाला। लेकिन अगर हम इसके वास्तविक अर्थ को देखें तो ये भगवान गणेश जी के लिए यूज होता है। तो ये तीसरे अर्थ को प्रदर्शित करता है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और अगर हम शब्दों की बात करें तो ये योग रूढ़ शब्द है। उसी तरह से कुमुदनी है, हलवाई, गजानन, दशानन, चतुर्भुज, पंकज, वीणापाणी, पीताम्बर, हलधर, ये सारे शब्द जो हैं योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। अब देखिए, हिंदी में शब्द रचना की 4 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं? संधि होता है, समास होता है, उपसर्ग और प्रत्यय होता है। अब देखिए, स्रोत, उद्गम, उद्भव, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहले तत्सम शब्द, फिर तद्भव, फिर देशज और फिर विदेशज शब्द। देखिए, तत्सम शब्दों को देखेंगे तो संस्कृत या मूल भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी ने मूल रूप में स्वीकार किया है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जिन्हें मूल रूप में हिंदी में स्वीकार किया गया, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों। इसका अर्थ यह है कि इन शब्दों के मूल रूपों में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो कि प्राचीन काल में प्रयोग में आते थे और उन्हीं शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में लिया गया है, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। देखिए, तत्सम शब्दों की पहचान का कुछ ट्रिक है मेरे पास, वो ट्रिक को आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला है संयुक्त अक्षर। कौन कौन से हैं? अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा है अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होता है, क्योंकि अनुनासिक जब बना तब तक संस्कृत भाषा का विकास हो चुका था। अनुनासिक क्या है हमारा? जिसको हम चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। तो अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द जो है वो कभी भी तत्सम नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा का पहले ही विकास हो गया था और अनुनासिक जो है वो बाद में बना है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। उसके बाद है ताड़न जात या फिर द्विगुण व्यंजन, अड़ और अढ़ के प्रयोग से बना शब्द भी तत्सम नहीं होता है। देखिए, ताड़न द्विगुण व्यंजन जो है इनका विकास भी बाद में हुआ था, इसलिए इनको नवविकसित व्यंजन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मैंने अपने व्यंजन वाले वीडियो में इस चीज़ को कवर किया है, आप लोग अगर देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो द्विगुण व्यंजन से बने शब्द जो हैं वो तत्सम कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि इनका विकास भी बाद में हुआ था। अनुनासिक का तत्सम रूप जो है वो अनुस्वार होता है, इसको याद रखिएगा। और री के प्रयोग से बना शब्द सदैव तत्सम होता है। री के शब्द से बना शब्द जो है वो सदैव तत्सम होता है, जैसे ऋषि है। ठीक है, उसके आगे देखें तो अनुस्वार और विसर्ग के प्रयोग से बने अधिकांशतः शब्द जो है वो तत्सम होते हैं, याद रखिएगा। अनुस्वार और विसर्ग के प्रयोग से बनने वाले जो शब्द हैं वो अधिकांशतः तत्सम होते हैं। लिरी और हलंत व्यंजन अर्थात ऐसे व्यंजन जिनमें हलंत लगा हो वो तत्सम होते हैं, याद रखिएगा। र के तीनों रूप वाले शब्द तत्सम होते हैं, अधिकांशतः तत्सम होते हैं। अब पूरे शब्दों को नहीं बोलेंगे, लेकिन अधिकांशतः जो हैं वो तत्सम होते हैं। उसके बाद देखिए पंचमाक्षर अंग, निय, अण, न और म वाले शब्द जो हैं वो तत्सम होते हैं, अधिकांश शब्द। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो आम्र है, क्षीर, दुग्ध, कोकिल, चंद्र आदि, ये सारे शब्द जो हैं तत्सम के हैं। वे शब्द जो पढ़ने, बोलने व लिखने में कठिन प्रतीत हों तो वो तत्सम शब्द होते हैं। तो इस तरह से कुछ ट्रिक है तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये काम आए। उसके बाद अगला देखें हम तो वे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो है वो संस्कृत व अन्य भाषाओं के वे शब्द हैं जिन्हें कुछ बदलाव के बाद हिंदी ने स्वीकार किया है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो इसमें आम है, खीर, दूध, कोयल, चांद आदि। देखिए, चांद एक शब्द है, चांद में अगर हम देखें तो अनुनासिक लगा हुआ है, तो ये तत्सम शब्द ना होकर के तद्भव शब्द है। उसके बाद अगला शब्द अगर हम देखें शब्द का रूप तो वो है देशज। देशज शब्द जो है वे शब्द जो अपने ही देश के अंचल विशेष में बोलचाल से बने हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, अर्थात वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति जो है अज्ञात है तथा जो लोक व्यवहार में अज्ञात सहसा या किसी ध्वनि का अनुसरण करते हुए आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। देखिए, बहुत सारे देशज शब्द यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसमें मैंने जो रेड कलर में हाईलाइट किया है
वो इम्पोर्टेंट शब्द हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ शब्द देख लेते हैं। तेंदुआ है, चिड़िया, ठुमरी, कलाई, डिबिया, खिचड़ी, खिचड़ी भी इम्पोर्टेंट है। उसी तरह देखिए खिड़की है, खटिया है, ये कुछ शब्द हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद अगला प्रकार अगर हम देखें तो वो है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द या फिर ऐसे शब्द जिनको जो दूसरी भाषा से आए हैं और जिनको हिंदी में ग्रहण किया गया है, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, और विदेशी मतलब अलग अलग भाषाओं से आए हैं, जैसे अरबी भाषा से कुछ शब्द आए हैं, फारसी भाषा से आए हैं, पुर्तगाली से आए हैं, चीनी से आए हैं, जापानी से आए हैं। ठीक है, देखिए चलो अरबी भाषा को देखते हैं। अरबी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अदा, अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अक्ल, असर, अल्लाह, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। इसमें देखिए लाल कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये कुछ शब्द जो हैं इंपॉर्टेंट शब्द हैं और कुछ परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम अगला देखें तो फारसी शब्द। फारसी शब्द में बहुत सारे शब्द हैं, अफसोस, आराम, आवारा, आफत, आतिशबाजी, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और जो लाल कलर में हाईलाइट है दुकान, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तुर्की शब्द देखिए, तुर्की भाषा से आए हुए शब्द हैं, आका, उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, कूली, कुर्ता, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला अगर हम देखें तो पुर्तगाली शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द में भी अचार, अनन्नास, आलपिन, आया, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। आगे देखें तो फ्रांसीसी शब्द भी हैं हमारे पास, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज और बिगुल, ये कुछ शब्द हैं फ्रांसीसी भाषा से आए हुए हैं, विदेशज शब्द हैं। उसी तरह रूसी भाषा से भी कुछ शब्द आए हैं, जैसे रूबल है, जार, वोदका, सोवियत, स्पुतनिक, ये सारे शब्द जो हैं रूसी भाषा के हैं। चीनी भाषा से आए हैं, चाय, लीची, चीनी, चीकू, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसी तरह जापानी भाषा से आए हैं, रिक्शा, सायोनारा, अफ्रीकी भाषा से भी है बेंजो। इस तरह से कुछ शब्द जो हैं वो विदेशी शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने शब्द विचार के थ्योरिकल पार्ट को कवर करने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इसका बहुत जल्द MCQs भी करेंगे, जिसमें आपकी तैयारी आपको पता चलेगी कि आपने इस चीज़ को कितने अच्छे से तैयार किया है। चलिए फिर मिलते हैं MCQs वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।